वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों को आगे जो बढ़ना है, हमारे सामने अगला प्रश्न है, बिंदु आवेश के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। क्लियर? तो ये काम हमें करना है। इस काम को समझने के लिए पुराना इतिहास हमारा क्लियर होना चाहिए। काफी सारे लोग यहाँ पर न्यू कमर्स हैं, तो उन लोगों का ये इतिहास क्लियर नहीं है, राइट? तो इस कहानी को समझने के लिए आप लोग सुन लें थोड़ा सा 5 मिनट, उसके बाद आप लोग कैच कर पाएंगे, राइट? आप सब लोग 9th 10th पास करके आए हो और आप सभी लोग ये जानते हो कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, एक ऋण आवेश। क्लियर? कितने प्रकार के आवेश होते हैं? दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक होता है धनावेश, एक ऋण आवेश। अगर दो आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, अगर दो आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, यानी एक धनावेश है एक ऋण आवेश है, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर दो आवेश समान प्रकृति के हैं, यानी पहला भी धनावेश है और दूसरा भी धनावेश है, तो इनके बीच सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है। सीन क्लियर है? यानी अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हुए धन धन, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण में दो चीजें एक दूसरे के दूर जाती हैं, राइट? और अगर आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, धन ऋण, तो आकर्षण। अगर ऋण ऋण हुए तो भी प्रतिकर्षण, क्योंकि ऋण ऋण यानी समान प्रकृति के हुए, समान प्रकृति के हो गए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये सब बातें आप लोग 9th 10th से जानते हैं, मैं भी इतने दिनों में बता चुका हूँ। यस और नो? सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? यानी मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि समान प्रकृति के आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। क्लियर? ये सब मैं पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है ना? आगे की बात आती है, जैसे आग जल रही है किसी जगह, आग के आसपास अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसे ऊष्मा का एहसास होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब आग के चारों तरफ ऊष्मीय क्षेत्र होता है। चुंबक है तो चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन है? चुंबक। ऊष्मीय क्षेत्र पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन है? आग। ठीक उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र पैदा करने के लिए जरूरी है आवेश। जिस प्रकार चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैसे ही आवेशों के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर? जैसे ये कोई आवेश है, ये आवेश है Q, है ना? आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, मैं इतने दिनों में बता चुका हूं। तो ये आवेश के चारों तरफ ये जो क्षेत्र पैदा हो गया, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। मैंने बताया भी था कल परसों, वह क्षेत्र जहां विद्युत के प्रभाव को अनुभव किया जा सके, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? अब मान के चलो इस विद्युत क्षेत्र में एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, झटका ज्यादा किसको लगेगा? पास वाले को झटका ज्यादा लगेगा, यानी पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, दूर जाऊंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। क्लियर है? यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर अलग अलग है। बोलो भैया, अब किस बिंदु पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका सूत्र मैं कल बता चुका हूं। इसका सूत्र होता है E बराबर F/Q। क्लियर? अब मैं रोज रोज पीछे मुड़ के नहीं देख सकता, ये सूत्र मैं कल बता चुका हूँ। F यहाँ पर बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। Q आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलम। इसके बारे में कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की थी, ठीक है? आज हमें आगे बढ़ना है, आज हमें आगे बढ़ना है। तो जो लोग नए हैं वो लोग सुन लें ध्यान से। हमें जरूरत पड़ती है, जैसे मान के चलिए किसी भी जगह हवा बह रही है और मुझे पता करना है कि वो हवा किस दिशा में बह रही है। तो मैं ऐसे मिट्टी लेके छोड़ दूं, मिट्टी अगर इधर उड़ेगी तो इसका मतलब हवा इधर बह रही है, मिट्टी अगर इधर उड़ रही है तो इसका मतलब हवा इधर बह रही है। सही बोल रहा हूँ? यस और नो? क्लियर? तो यहाँ पर हवा की दिशा पता करने के लिए मुझे सहयोग लेना पड़ा मिट्टी का। ठीक उसी प्रकार किसी बिंदु पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, तो इसका बोध करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए हम लोग एकांक धनावेश का इस्तेमाल करते हैं। क्या का इस्तेमाल करते हैं? जैसे मान के चलिए ये कोई प्लस Q आवेश है, किसी ने पूछा कि भैया इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ। तो भैया नियम कहता है कि जिस बिंदु पर दिशा निकालनी होती है वहां पर हम एकांक धनावेश मान लेते हैं, +1 कूलम। एकांक मतलब एक, एक का अंक एकांक, धन आप जानते ही हो। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर एकांक धनावेश मान लिया। अब आप देखिए ये भी धन है, ये भी धन है, दोनों समान आवेश हैं। समान आवेश है, कैसा बल लगेगा?
प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? ऐसे जाएगा। तो चूंकि इस पे इधर की तरफ बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण बल। सही बोल रहा हूं ना? बल इधर की तरफ लग रहा है और जिस तरफ बल लगेगा वही दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की। नहीं आई मेरी बात? विद्युत क्षेत्र को अक्षर ई से प्रदर्शित करते हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। भाषा समझ में आ रही है आप सभी को? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? किसी भी बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो वहां पर हम लोग हमेशा एक एकांक धनावेश मान लेते हैं और दिशा ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर? जैसे माइनस क्यू आवेश है, किसी ने पूछा इस बिंदु पर दिशा बताओ, तो कुछ मत करो, धनावेश मान लो। ऋण धन आकर्षण, तो जी कितको जाओ? ऐसे जाओ, तो ये दिशा हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? ये सारी बातें मैं आप लोगों को कल तक कर चुका हूं। क्लियर? तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर आपको ज्ञात करनी है तो वहां पर आप क्या मानेंगे? एकांक धनावेश, और उस आधार पर दिशा निकाल देंगे। सही बोल रहा हूं? एकांक धनावेश पर जिस दिशा में बल लग रहा था वही विद्युत क्षेत्र की दिशा थी। बोले भैया यस और नो? बात समझ में आ गई यहां तक? चलो तो फिर मैं आगे की बात करता हूं आपसे। बात समझते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने जो है उसको बताता हूं, ठीक है ना? लेकिन उसको बताने से पहले मुझे एक बात बताओ, हमने गुलाम का नियम पढ़ा था, याद है आपको? गुलाम के नियम का सूत्र हमारा आया था F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एसआई पद्धति में सूत्र आया था। एसआई से जब आपने सीजीएस पद्धति में बदला था तो क्या किया था? 1/4πε0 को हटा दिया था। क्लियर? एसआई से सीजीएस में बदलते हैं तो 1/4πε0 हटा देते हैं। सीन क्लियर है सभी को? चलो तो फिर कुछ बचा नहीं, अब आप लोग लायक हो, आ जाओ। ये एक बिंदु है O, ठीक है? क्लियर? बिंदु है O। ओ क्या स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पर? ओ क्या बता रहे हैं? एक जगह को बता रहे हैं कि एक बिंदु है यहाँ पर। समझ पा रहे हैं? और इस बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है कैपिटल क्यू। क्या रखा हुआ है? हाँ, आवेश रखा हुआ। बिंदु ओ पर एक आवेश कैपिटल क्यू रखा गया है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आवेश के चारों तरफ क्या पैदा होता है? क्या पैदा होता है? तो बढ़िया फर्स्ट क्लास वीआईपी विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया आवेश के चारों तरफ। हो गया भैया? अभी आप बोल रहे थे कि यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ है इसमें अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। यस और नो? अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पट्टा मुझसे यूं कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण उससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, क्लियर? वो कह रहा है बिंदु आवेश क्यू के कारण उससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न समझ में आ रहा है? उसका प्रश्न समझे, उत्तर तो बाद की बात है। क्लियर है? वो कह रहा है भैया बिंदु आवेश के कारण चारों तरफ विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। अब किस बिंदु पर कितनी होती है वो पता करना है, तो उसके लिए सूत्र की स्थापना हमें करनी है। प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? तो वो कह रहा है बिंदु आवेश के कारण उससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। करें शुरुआत? चलो आप ही बताओ। पहले तो दिशा निकालो। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए आप क्या करोगे? एकांक धनावेश मानोगे। तो मैंने यहां पर ये क्या किया? एकांक धनावेश मान लिया। बोलो भैया। चलो तो बताओ भैया इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ आएगी? न्यो आगी कि न्यो आगी? न्यो आगी। कहीं जहां में न्यो सोच रहे जहां पे तो धन दिख रहा, जहां पे तो कुछ दिख ही ना रहो। क्लियर? तो भैया इस पे अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो आप कौन सा चिन्ह मानते हो? प्लस मानते हो ना? मैंने 2 लिखा है, 2 के आगे मैंने ना प्लस लगाया है ना माइनस लगाया है, तो आप क्या मानते हो? प्लस मानते हो ना? सेम ईयर यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये चार्ज है, क्यू है, आवेश, इस पे कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? प्लस है। अब आप ही बताओ ना, ये भी धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है, प्रतिकर्ष बल लगेगा तो कितको जाओ? एह जाओ, एह जाओ, एह जाओ, जाओ ना। चलो तो ये गया इधर की तरफ, इधर की तरफ इसमें क्या लग रहा है? ये है बल, ये प्रतिकर्षण बल, और ये बल जिस तरफ लगता है उसी को आप विद्युत क्षेत्र की दिशा कहते हो। बोले भैया कहते नहीं कहते? तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था कल आप लोगों ने, अगर आपको याद हो तो। E बराबर F अपॉन क्यू। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? भाषा समझ में आ रही है? अच्छी बात है। आप यहाँ स्मॉल क्यू भी रख सकते हैं, और अगर तुम्हारा मन नहीं माने
तो स्मॉल क्यू की जगह +1 कूलम माना है, तो आप स्मॉल क्यू की जगह 1 भी रख सकते हैं, जो मन पर है ते करो। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ई बराबर एफ बल है, कूलम पट्टा कुछ कह गया था हमसे, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र। कम ऑन, कूलम का नियम पढ़ा था हमने। हाँ, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सीन क्लियर है सभी को? तो मैंने यहाँ पर बल की जगह वो सूत्र लगा दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक आवेश कैपिटल क्यू है, दूसरा आवेश स्मॉल क्यू है, और उनके बीच की दूरी आर है। तो मैंने यहाँ पर कूलम के नियम का सूत्र लगाया, एफ की जगह मैंने लिख दिया 1/4πε0 के Q1 की जगह कैपिटल क्यू लिख दूं, Q2 की जगह स्मॉल क्यू, बोलो भैया, अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम के नियम का सूत्र लग गया। क्लियर? हमने पहले दूसरे दिन यही पढ़ा था। ये काय की जगह आ गया, एफ की जगह वटे क्यू। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्यू से क्यू कैंसिल कर दूं, बोलो भैया। अब मान के चलो अगर आप यहाँ क्यू बराबर 1 कूलम मानते तो यहाँ पर यहाँ भी 1 आता, और इस क्यू की जगह भी यहाँ 1 आता, तो 1 से 1 कट जाता। बात वही है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये आ गया हमारा E बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वटे में एक लिखना जरूरी है क्या? ठीक, तो नहीं लिखना। समझ में आ गई बात कैसे आया है बॉस? क्लियर है? सूत्र बिल्कुल घोंट के पी जाना टकाटक। समझ गए? आज से ये भयंकर तरीके से यूज होगा, भयंकर तरीके से। समझ गए? आगे रोल इसी का ही है। क्लियर? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया, E बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली आपने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पढ़ा था कल, न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर है? कल बताया था मैंने, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? तो किसी ने अगर हमसे पूछा कि भैया बिंदु आवेश के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, तो यहां तक कर देना। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये जो सूत्र हमारा आया है, ये एसआई पद्धति में। कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में। अगर किसी ने बोला कि भैया सीजीएस पद्धति में ये सूत्र क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो 1/4πε0 है वो हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, E बराबर क्यू अपॉन के आर स्क्वायर। ये सीजीएस पद्धति में आ गया। सीन क्लियर है? जहां तक बोर्ड एग्जाम का सवाल है, आपको इतना आ जाए पर्याप्त है। समझ पा रहे हैं? लेकिन कल को किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सीजीएस में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? चूंकि यहाँ पर आपने सीजीएस पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, तो मात्रक भी सीजीएस पद्धति के लगेंगे। तो न्यूटन की जगह सीजीएस पद्धति में क्या आ जाता है, डायन, और कूलम की जगह स्थैत कूलम। हिंदी में ही लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, स्थैत कूलम। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? सीन क्लियर है? हाँ जी। के सुने, के यहाँ पर चूंकि अभी आपकी बिगिनिंग है, के बेपेंदी का लोटा है, जहां चाहे लगा दो जहां चाहे हटा दो। के होता है माध्यम का परावैद्युतांक, राइट? अगर इस आवेश के चारों तरफ हवा है, देखो भाई, मैं अगर पूछूं कि आप यहाँ पर बैठे हो, आपके चारों तरफ कौन सा माध्यम है, तो आप चारों तरफ हवा से घिरे हुए हो, तो हमारे चारों तरफ माध्यम हवा है। क्लियर? माध्यम कोई तोप नहीं होती। माध्यम का मतलब देखो भाई, इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, रेत, सीमेंट, गिट्टी, लोहा, ये सब क्या अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, तो इन्हें हम लोग अलग अलग माध्यम बोलते हैं। भाषा समझ में आ रही है आप सभी को? क्लियर है ना? तो अगर मान के चलो यहाँ पर उसने हमको ये बताया ही नहीं है कि इस आवेश के चारों तरफ कौन सा माध्यम है, अगर उसने बताया ही नहीं है, तो फिर हम लोग ऐसी स्थिति में क्या मानेंगे, हवा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हवा सर्वव्याप्त है, हर जगह हवा है। अगर उसने यहाँ पर कोई माध्यम नहीं दिया, तो हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, हवा या निर्वात हेतु के बराबर 1, और के की जगह 1 रख देंगे, तो यही कैसे हो जाएगा, E बराबर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? ये सब मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, है ना, कूलम के नियम में। बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आपको तो केवल यहाँ तक करना है, इतना आ जाए यही बहुत है। सीन क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? तो किसी ने अगर हमसे पूछ लिया बिंदु आवेश के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, कर पाएंगे हम लोग? सूत्र बिल्कुल चकाचक याद होना चाहिए।
फटाफट पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। आगे की बात करता हूं। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ लिया। दो सूत्र आ गए बस आपके सामने। एक तो ये आ गया, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर है? ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, E बराबर एफ अपॉन क्यू। और दूसरा आ गया ये, E बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? ये दोनों ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र हैं। इन दोनों सूत्रों को गौर से देखो। कई बार बच्चे जब करते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार बच्चे जब करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जैक्टली उनको आइडिया नहीं लग पाता कि क्या नजारा है। ठीक है, तो इसका आइडिया लगाने के लिए इसको समझें थोड़ा सा। इस सूत्र को देखें, स्पेशली इसमें सारी चीजें समझ में आती हैं, मुद्दा केवल इसका है कौन से में कौन सा क्यू आता है। इतनी तमीज होनी चाहिए हमको कि कहां पर कौन सा क्यू रखना है। समझ में आ रही है बात? जब दो दो क्यू होते हैं, सूत्र ये वाला लगाना है, तो बच्चे को ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा क्यू रखूं, स्मॉल क्यू रखूं या कैपिटल क्यू रखूं। क्लियर? और कईयों बिल्कुल घोट के पी जाती हैं कि जावा सूत्र में स्मॉल क्यू आवे हो, जहां में कैपिटल क्यू आवे हो। और मान के चलो बाई चांस माने जहीं में बदल दे, जहां स्मॉल क्यू दे दो वहां कैपिटल क्यू दे दो, तो तुम क्या कर लोगे? खेल खराब हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर बजाय रटने के उसे समझने की जरूरत है। क्लियर है? क्लियर? तो समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां पर आप क्या मानते हो? एक आंक धनावेश। ये स्मॉल क्यू मानते हो? सही बोल रहा हूं? है ना? और फिर इस पे बल लगता है इधर की तरफ, वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ये तो मैंने पढ़ा है ना? तो यहाँ पर हम लोग कौन से आवेश पर बल की बात कर रहे हैं? कैपिटल क्यू पर या स्मॉल क्यू पर? कौन से आवेश पर बल की बात कर रहे हो आप? भैया जब धनावेश रखा तो धन धन प्रतिकर्षण बल लगा, तो इधर की तरफ लग रहा है बल। ये जो बल लग रहा है ये कौन से आवेश में लग रहा है? स्मॉल क्यूब है या कैपिटल क्यूब है? स्मॉल क्यूब पे लग रहा है ना? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर आप ये वाला सूत्र लगाओगे तो इसमें बल आ रहा है, और बल कौन से आवेश पे लग रहा है? स्मॉल क्यूब पे लग रहा है, तो इसलिए स्मॉल क्यूब। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आप बताओ, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन है? कैपिटल क्यूब। बिंदु आवेश के कारण ही तो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है। आपने ये उसी का सूत्र निकाला है। वो कह रहा है बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जिसके कारण कोई काम हो रहा है वो चीज तो होना जरूरी है ना। दूल्हे के कारण ब्याह, दूल्हे के कारण ब्याह, तो इसमें सबसे जरूरी चीज कौन है? दूल्हा। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फिर ये, तो यहां पर यही वाला बिंदु आवेश है। नहीं, यही बात समझ, भाषा समझ में आ रही है? इसको और बेहतर समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, न्यूमेरिकल। लिखो इसको जो मैं बोल रहा हूं। बोलो, रेडी एवरीवन? तो लिखो, प्रश्न करके लिखना। 10 कूलाम के 10 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण, 10 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण उससे 10 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण उससे 10 मीटर की दूरी पर स्थित 10 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण उससे 10 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। एवं एवं यदि इस बिंदु पर एवं यदि इस बिंदु पर 2 कूलाम का आवेश रख दिया जाए
एवं यदि इस बिंदु पर 2 कूलाम का आवेश रख दिया जाए तब तब इस पर लगने वाले बल की गणना भी कीजिए। लगने वाले बल की गणना भी कीजिए। लिख लिया सभी ने? हाँ, सबने लिख लिया। शांत मन से सवाल पढ़ लो एक बार सब लोग, तसल्ली से। पढ़ लिया सभी ने? अब देखो जरा इसको, अभी एक बार और पढ़ेंगे हम लोग, पहले देख लो इधर प्रश्न समझो उसका। वो यूं कह रहा है, ये एक बिंदु है, यहाँ पर 10 कूलाम का आवेश है। कितने कूलाम का आवेश है? अब वो कह रहा है आवेश है, तो हमें तो मालूम है आवेश के चारों तरफ क्या पैदा होता है, विद्युत क्षेत्र। हमें ये भी मालूम है अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। वो पट्टा मुझसे यूं कह रहा है 10 कूलाम के आवेश से 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, मैंने पी बिंदु मान लिया, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवा रहा है। क्वेश्चन समझ गए? और फिर आगे उसने प्रश्न में जो बोला है कि यदि इस बिंदु पर 2 कूलाम का आवेश रख दूं तो उस पर कितना बल लगेगा। ये दो चीजें पूछ रहा है मुझसे। तो सुनो भाई, सबसे पहले तो 10 कूलाम का आवेश है, उससे 10 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। अब आप बताओ, अब आप पढ़े लिखे लोग हो, मैंने पढ़ा दिया है आपको, E बराबर 1 तो मैंने सूत्र पढ़ा हुआ है F/Q। बोलो भैया, यस और नो? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो भैया। E बराबर एक सूत्र मैंने पढ़ा है F/Q और दूसरा मैंने पढ़ा है 1/4πε0 Q/r²। अब आप बताओ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? 10 कूलाम के आवेश से 10 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या करूं भैया? ये काय का मान है ये बताओ पहले तो। कैपिटल Q हो गया, ये क्या है? सब तो समझ रहे हो यार, फिर क्या दिक्कत है? तो बताओ कौन सा सूत्र लगाऊं? जीवा रहो कि जीवा रहो? जीवा लगाऊं, लगा दूं? तो भैया हमें मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 के Q/r²। चलो भैया, पढ़े लिखे लोग हैं जो लोग स्टार्टिंग से आ रहे हैं, 1/4πε0 का मान तो हमें मालूम है, ये मान फिक्स होता है। जो लोग न्यू कमर से सुन ले, मैं पहले बता चुका हूँ, ये एक नियतांक होता है, इसका मान फिक्स होता है 9 × 10⁻⁹। क्लियर? क्यू का मान कितना है? 10 बटे के माध्यम का परावर्तन होता है। क्वेश्चन में माध्यम माध्यम की कोई बात की गई है? नहीं की गई। मतलब क्या मानू? हवाई निर्वात। हवाई निर्वात के लिए के का मान कितना? 1। आर कितना है? 10 का स्क्वायर। बोलो भैया। 100। सीन क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? कट लो, 0 से 0 कट गया तो ई बराबर तुम्हारा हो गया 9 × 10⁻⁹। ठीक है भैया? ये 10 एकम 10, 10⁻⁴ कुछ नहीं है तो 1 मानू, तो 10⁻1 यहाँ से ऊपर ले जाऊंगा तो 10⁻⁻1। तो ई बराबर हमारा आ गया 9 × आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो जोड़ो 9 - 1 कितना हो जाएगा? 10⁻8। आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? यानी आपको क्या हासिल हो गया? आपको पता चल गया कि भैया इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। समझ गए? सीन क्लियर है? अब वो यूं कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमें पता पड़ गई। अब वो यूं कह रहा है कि अगर इस बिंदु पर मैं कोई 2 कूलाम का आवेश रख दूं, कितने कूलाम का? 2 कूलाम का आवेश रख दूं तो उसमें कितना बल लगेगा? फोर्स पूछ रहा है, बल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? बल पूछ रहा है। तो भैया कितना बल लगेगा? तो हमें ये भी मालूम है इस बिंदु पर भी तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जानते हैं। क्या सूत्र है? E बराबर F/कौन सा Q? अब तो दो क्यू है,
स्मॉल क्यू, क्योंकि बल वही, अब यही वाला आवेश तो, हाँ। अब इस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकाल चुके हो, कितनी है? 9×10⁸ बल हमें निकालना है, क्यू कितने रखता हूं? 2। 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुणा कर दूंगा साइड में, कैंची गुणा, 2 नाम 18। समझ में आ रहा? ये आ गया आपका बल। तो F बराबर आ गया आपका 18×10⁸ बल निकाला है, बल का मात्रक है, तो ये आ गया न्यूटन। कहानी समझ में आ गई बॉस? सीन क्लियर है? तो कहां पर कौन सा क्यू लग रहा है, भाषा समझ में आ रही है? उतार लो, फिर आगे की बात करो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? क्लियर? तो चलिए देखते हैं विद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हैं हम लोग, है ना? तो गौर से देखेंगे सभी लोग। विद्युत द्विध्रुव, नाम से पता चल रहा है हमें, द्वि और ध्रुव, राइट? द्वि माने दो, क्लियर? ध्रुव, ध्रुव आपने जब जब पढ़े तो आपने हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पढ़ा, राइट? ऐसा चुंबक में पढ़ा था। जिस प्रकार चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, वैसे ही ध्रुवों के तौर पर हम लोग यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश को मानते हैं। किसको मानते हैं? धनावेश और ऋणावेश, क्लियर? तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसको समझें। जब दो आवेश, जैसे एक ये, एक ये, दोनों आवेश कैसे हैं? समान है। इसको भी स्मॉल क्यू नाम दिया, इसको भी स्मॉल क्यू नाम दिया, दोनों समान आवेश हैं। प्रकृति कैसी है? विपरीत। जब दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, अल्प दूरी यानी बहुत कम दूरी, बहुत ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, क्लियर? जब दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो इस प्रकार जो सिस्टम बनता है, सिस्टम को हिंदी में हम लोग निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकाय। जब दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के साथ अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो ऐसा करने से जो निकाय बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, क्लियर? दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, इसको मैंने नाम दे दिया O, क्लियर? इसमें दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है ना, इस रेखा को हम लोग द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 2L है। कितनी है? 2L है। को ठेका ना है कि 2L ही लूं, L भी ले सकते हैं, 2Y भी ले सकते हैं, जो मन है वो लो। लेकिन यहां मैंने 2L अगर लिया है तो कुछ कारण है जिसकी वजह से लिया है। वो कारण आपको बताऊंगा मैं आपको 2 दिन बाद कि मैंने ऐसा क्यों लिया है, राइट? ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि भविष्य में आगे जो डेरिवेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाए, इस वजह से 2L लिया। किताबों में भी 2L ही लेते हैं, समझ पा रहे हैं? क्लियर? पर ऐसा कोई बंधन नहीं है कि हम 2L ही लें, आप चाहे तो L भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ पा रहे हैं? क्लियर? तो 2L यहां पर मैंने क्या माना है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। O मध्य बिंदु है। बताओ जरा ये दूरी कितनी है? L। ये कितनी है? L। तो ये सब कर्म कर लोगे ना? क्लियर? तो अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, तो मन मत दोगे बात को, कहाँ कहोगे बातें? जब दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। समझ में आ रही है बात? किसी ने पूछा कि द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है, तो क्या बोलोगे? द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किस आधार पे कह रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन होता तो समझ में आता,
पर मैंने फिर भी तो भी गलत है क्योंकि मैंने कुल आवेश पूछा है। और कोई ट्राई मारो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। एक विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होगा? हाँ कितना? 2। ओके, और कोई? ट्राई करो ट्राई करो। कोई नहीं? जीरो, सिंपल तो आंसर है, जीरो। अरे भाई आप एक बार बताओ, ये क्या आंसर है, इसका क्या आंसर आएगा? जीरो। पर पता है क्या है, हम लोग अपने दिमाग में ही बना लेते हैं, अरे यार बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है। अगर आप अपने दिमाग में किसी चीज को मुश्किल बनाने लगे ना, तो वो चीज कितनी भी आसान हो आपको मुश्किल ही लगेगी। राइट? मैंने बोला ही नहीं है कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाओ, जो आपका दिल बोले वो बोलो यार। समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब तक हम लोग के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा ना, तब तक आप चीजों को कभी बेहतर नहीं समझ पाएंगे। क्लियर? घबराओ मत, घबराया मत करो। क्लियर? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलती तो होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? सब आता होता आपको तो यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। जो आपको लगता है, जो आपको समझ में आ रहा है, उसको बोलो। गलती करने से मत डरो। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? मार कुटाई तो होने से रही, क्योंकि संख्या में तुम लोग ज्यादा हो। क्लियर? तो खैर, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? तो अगर किसी ने मुझसे पूछा द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है, तो कुल आवेश कितना है? जीरो। क्योंकि दोनों ही आवेश समान है और विपरीत प्रकृति के हैं, तो दोनों को जोड़ूंगा तो जीरो ही आएगा। बताना, ये मैं जो बना रहा हूं वो द्विध्रुव है या नहीं है, पहले बताओ आप। बताओ, ये द्विध्रुव है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि आवेश विपरीत प्रकृति के तो हैं, लेकिन समान नहीं है। जहां पे दो है वहां पे तीन है। सही बोल रहा हूं? अब बताओ। अब है? तो समझ गया ना? किसी ने विद्युत द्विध्रुव पूछा तो निपटा दोगे उसको कि क्यों पूछो तेने मोते हैं। क्लियर? खैर, तो समझ गए होगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। क्लियर? जब दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। कहानी समझ में आ रही है? अगली बात। इसके बाद अगली बात पे आता हूं, गौर से सुनिएगा सभी लोग। यहीं पर हमसे एक बात और पूछी जाती है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? इसी में अगला प्रश्न होगा आपका। भैया द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L। ये द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है, P बराबर Q इंटू 2L। P यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण, Q आवेश है। दोनों में से कोई एक आवेश आप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आवेश बराबर है ना, मान तो दोनों के ही समान है, तो दोनों में से कोई एक आवेश ले लिया। 2L आप बताओ क्या है? दूरी, या दोनों आवेशों के बीच की दूरी। हाँ, किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि फलाने द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो उसको हम बोलेंगे लाला, द्विध्रुव आघूर्ण का मान Q तथा 2L के गुणनफल के बराबर होता है। कहा कही मैंने? द्विध्रुव आघूर्ण का मान Q तथा 2L के गुणनफल के बराबर होता है। सही है ना? ऐसे लिखना मत, लेकिन चलेगा, हालांकि गलत कुछ नहीं है, 100% करेक्ट है। अब मुझे ये बताओ Q क्या है? तो इसको ऐसे नहीं बोल सकता Q की जगह द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश। दो दो है ना द्विध्रुव में, तो कोई एक है, तो Q क्या है? द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश। Q क्या है? 2L क्या है? थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलो। दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो जाए यूं नहीं बोल पाओगे। द्विध्रुव आघूर्ण का मान, पहले मैंने बोला था द्विध्रुव आघूर्ण का मान Q तथा 2L के गुणनफल के बराबर होता है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं, द्विध्रुव आघूर्ण का मान द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। सूत्र याद है तो परिभाषा अपने आप बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? क्यू कौन है? क्यू कौन है? आवेश। आवेश काय में नापा जाता है? कूलाम में। आवेश काय में नापा जाता है? कूलाम में। 2L क्या है? दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। दूरी काय में नापी जाएगी? मीटर में। दूरी का मात्रक मीटर। किसी पट्टे ने पूछ लिया भैया द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो क्या बोलोगे? सेंटीमीटर। क्लियर? क्या बोलोगे? कनपटी लहरा जाएगी। हाँ, सेंटीमीटर वाले कूलाम मीटर है ये। क्लियर? आवेश का मात्रक कूलाम है ना। क्लियर? तो किसी ने पूछ लिया द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो हम बोलेंगे कूलाम मीटर। क्या बोलेंगे? कूलाम मीटर। और किसी ने पूछा
द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? तो राशि तो गई तेल लेने। पहले आप मुझे बताओ विद्युत बल रेखाओं की दिशा कहां से कहां की तरफ होती है? पढ़े लिखे हो? धनावेश। तो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है ना, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो विद्युत बल रेखाओं की दिशा के विपरीत होती है। तो बताओ क्या बोलूंगा? हाँ, यानी अगर किसी ने पूछा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां की तरफ होती है, तो हम मुझसे बोलेंगे हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। क्लियर? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां की तरफ होती है, और चूंकि इसकी दिशा होती है अतः हम कह सकते हैं यह एक सदिश राशि है, क्योंकि सदिश राशियों में ही दिशा होती है। सीन क्लियर है? एक और लास्ट बात, किसी ने पूछा भैया द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र बता दो। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र निकालना सिखा चुका हूं आपके बैच में, सिखा चुका हूं। देखो भैया विमीय सूत्र निकालना है तो मुझे मालूम है क्यू, क्यू बराबर आई टी। आवेश तो होता है, क्यू का सूत्र बताया था स्टार्टिंग में, क्यू बराबर आई टी, बचपन में बताई थी। 12 भैंसों की भैंसों, है ना? अब क्या चमका दो, आई क्या है यहाँ पे? धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, ए है ना, ए। टी समय है, समय का विमीय सूत्र, मात्रक सेकंड हो गया विमीय सूत्र, कैपिटल टी बता चुका हूं। विमीय सूत्र निकालना सिखा दिया आपको कि नहीं सिखाए? सिखा दिया। 2L क्या है? दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, है ना? तो 2L पूरी की पूरी दूरी है, दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है, तो विमीय सूत्र क्या होगा? L। अटल। क्लियर? तो किसी ने पूछ लिया द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? ATL। कहानी समझ में आ रही सभी को? एक शॉट में बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लें। किसी ने मुझसे पूछा विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो मैं उसे बोलूंगा जब दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर? किसी ने मुझसे पूछा द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं तथा यह कैसी राशि है, इसकी दिशा भी बताइए, इसका विमीय सूत्र भी बताइए। तो सुनो, द्विध्रुव आघूर्ण का मान द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है एवं इसका विमीय सूत्र ये है। सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। सीन क्लियर है? जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं दोनों की याद मत करना, विद्युत बल रेखाओं की याद है ना, तो इसकी ऐसे याद करना है, इसकी दिशा विद्युत बल रेखाओं की दिशा के विपरीत होती है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में। ठीक है, पढ़ लो फटाफट, उसके बाद आगे की बात करेंगे।